हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडीज जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले हम आपको चंद्रयान 3 की बधाई देना चाहते हैं, जो सफलतापूर्वक मून पर लैंड हो चुका है। इसके लिए ज़ोरदार तालियां दोस्तों। कमेंट में हार्ट जरूर भेजिएगा, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम अपनी शुरू करते हैं, जो कि आज की हमारी क्लास होने वाली है भारतीय संविधान के कुछ विदेशी स्रोत। मतलब हमारे जो भारतीय संविधान बना उसमें हमने विदेश से क्या क्या अडॉप्ट किए हैं अपने संविधान में, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। जिसमें पहले नंबर पर आता है दोस्तों ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने संविधान के अंतर्गत क्या क्या लिए, तो पहला है दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली, यानी पार्लियामेंट। संसदीय शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली। विधि का शासन दोस्तों, ये विधि का शासन, ये रूल ऑफ लॉ जिसे कहते हैं, ये रूल ऑफ लॉ किसने दिया था, तो डायसी ने दिया था दोस्तों। इसको आप याद रखिएगा, क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा चुका है। और जो विधायी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, ये भी ब्रिटेन से ली गई है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों एकल नागरिकता। दोस्तों मैंने जहाँ जहाँ ये स्टार लगाया है उन क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एकल नागरिकता दोस्तों ये ब्रिटेन से ही ली गई है। एकल नागरिकता का क्या मतलब है दोस्तों, मतलब एकल नागरिकता से तात्पर्य है दोस्तों कि हमारी जो नागरिकता है वो इंडिया की है, ना कि उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। मतलब दोस्तों हमारे देश की नागरिकता किसी स्टेट पर निर्धारित नहीं है। हमारे देश की नागरिकता हमारे केवल देश पर ही निर्धारित है। मतलब हमारी नागरिकता जो है एकल होने वाली है, सिंगल होने वाली है। जबकि वहीं अमेरिका की बात की जाए दोस्तों, यूएसए की, तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का तात्पर्य दोस्तों, वहाँ एक कैलिफोर्निया मान लीजिए कोई जगह है, और वहाँ पर तो पहले कैलिफोर्निया स्टेट का भी नागरिकता लेना पड़ेगा, फिर और एक देश का भी नागरिकता लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोहरी नागरिकता हो जाएगी, जबकि हमारे यहाँ सिंगल नागरिकता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मंत्रिमंडल प्रणाली भी यहीं से ले गई है। और नेक्स्ट संसदीय विशेषाधिकार, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। मतलब जो संसद के लिए विशेष अधिकार जो आर्टिकल 105 में लिखा गया है, वो अभी ब्रिटेन से ही लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, द्विसदनीय व्यवस्था, मतलब लोअर हाउस और अपर हाउस की व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। और नेक्स्ट मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। मतलब जो मंत्री परिषद होगा दोस्तों, वो लोकसभा के अंडर में होगा, जो कि आर्टिकल 75 क्लॉज 3 के अंतर्गत कहा गया है। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में इसको शामिल किया गया है। और जबकि एकल मंत्री है दोस्तों, वह किसके अधीन होगा, तो राष्ट्रपति के प्रति अधीन होगा दोस्तों। और इस बात को आर्टिकल 75 क्लास 2 में लिखा गया है। और इक्वलिटी लॉ दोस्तों, ये भी कई बार पूछा गया है। विधि के समझ समानता, इक्वलिटी लॉ, ये भी ब्रिटेन के अंतर्गत ही शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों दूसरा देश हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। कि संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने अपने अनुच्छेद में क्या क्या शामिल किया गया दोस्तों। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो पहले आप ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। लेकिन विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र की बात की जाए दोस्तों, तो ये तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए हो गया। लेकिन वहीं हमारा जो अपना इंडिया भारत है, यह बड़ा लोकतंत्र है। सबसे बड़ा विश्व में बड़ा लोकतंत्र कौन है, तो अपना भारत है। लेकिन पुराने लोकतंत्र की बात की जाए तो यूएसए है। और यूएसए दोस्तों ऐसा देश है जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं केवल। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मूल अधिकार हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, जिसको आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों न्यायपालिका की स्वतंत्रता। मतलब जो हमारी न्यायपालिका होगी वह स्वतंत्र रूप होगी। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत दोस्तों जो आर्टिकल 13 में रखा गया है, इसका क्या मतलब है, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है दोस्तों कि यदि संसद कोई कानून पारित करती है और वो संसद कोई कानून पारित करती है दोस्तों, और वह कानून मूल अधिकार के विरोध में होता है, जो मूल अधिकार का सपोर्ट में नहीं होता है, तो उसका क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर देगी। तो न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब यही है दोस्तों, आर्टिकल 30 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से ही लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि जो हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, इनको पद से हटाने के लिए इस बात को यूएसए से लिया गया है। मतलब जो उच्चतम न्यायालय है और उच्च न्यायालय है,
इनके न्यायाधीश को यदि पद से हटाना है तो इस बात को कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। और यदि दोस्तों राष्ट्रपति को महाभियोग की बात भी यूएसए से ली गई है। एक चीज़ आप याद रखेंगे दोस्तों कि महाभियोग टर्मिनोलॉजी जो इम्पीचमेंट है केवल राष्ट्रपति के लिए ही है, उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट के लिए नहीं है। और राष्ट्रपति में महाभियोग किस आर्टिकल में है दोस्तों, आर्टिकल 61। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आयरलैंड। आयरलैंड से हमने कौन कौन से लिए हैं, नेक्स्ट देखते हैं आयरलैंड की बात करते हैं दोस्तों। तो आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है दोस्तों, तो पहला डीपीएसपी, दूसरा राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली, और तीसरा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। जो डीपीएसपी है दोस्तों, डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है, जो भाग 3 में आर्टिकल 36 से 51 तक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली आर्टिकल 55 में है। और जो हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली होता है दोस्तों कैसा होता है, तो एकल संक्रमणीय मत होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों यदि पूछा जाए कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं दोस्तों, तो होते हैं 12। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि जर्मनी से हमने क्या कौन सा लिया है। जर्मनी दोस्तों मतलब जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान भी कहते हैं। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, मतलब दोस्तों यदि आपातकाल होता है, कोई भी आपातकाल होता है, तो उस समय जो हमारे मूल अधिकार हैं इन पर स्थगन मतलब इनको नहीं समाप्त किया जाएगा। कौन कौन से देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों फ्रांस की क्रांति से आप याद रखेंगे दोस्तों 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात की गई थी। तो और यहीं से दोस्तों हमारे देश में प्रस्तावना के अंतर्गत शामिल किया गया कि स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व और गणतंत्रात्मक शासन भी फ्रांस से शामिल किया गया है। दोस्तों जो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी उसमें यदि बात किया जाए कि वास्टिल दुर्ग ढहा गया, मतलब जो क्रांति का मेन सूचक था दोस्तों, क्रांति का जो क्रांति हुई थी उसका मेन प्रतीक क्या था, तो वास्टिल दुर्ग था दोस्तों, जिसे ढहा गया। और इस युद्ध में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कनाडा से हमने क्या शामिल किया है अपने अनुच्छेद में, संविधान में देखते हैं। तो कनाडा से लिया है दोस्तों अर्धसंघात्मक सरकार। अर्धसंघात्मक सरकार का क्या मतलब है दोस्तों, क्वासी फेडरेशन मतलब शक्तियों का पृथक्करण। जो शक्तियाँ होंगी दोस्तों सेंट्रल और स्टेट में होंगी। जो सेंट्रल की शक्ति होगी दोस्तों वो पावरफुल होगी। पावरफुल से क्या अभिप्राय है दोस्तों, जो अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होगी। मतलब यहाँ पर केंद्र को क्या किया गया है, पावरफुल दिखाया गया है, मतलब बढ़ाया गया है। और राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान दोस्तों कनाडा से ही लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है दोस्तों, समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। एक नोट याद रखेंगे तो समवर्ती सूची में क्या होता है दोस्तों, मतलब जहाँ पर सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर कानून बनाए वो समवर्ती सूची होती है। एक नोट याद रखिएगा दोस्तों, यदि ऐसे आपका लिखा हुआ है 91A, यदि स्मॉल ए लिखा गया है इसका मतलब मूल संविधान में पहले से सम्मिलित है। लेकिन यदि कैपिटल ए आपको देखने को मिलता है इसका मतलब यह संविधान संशोधन के अंतर्गत आया हुआ है आर्टिकल। नेक्स्ट हमारा दोस्तों देश आता है सोवियत संघ या रूस या यूएसएसआर, तीनों एक ही नाम है। सोवियत संघ पहले था यूएसएसआर, अब हो गया है रूस। दोस्तों यहाँ से मूल कर्तव्य लिया गया है जो कि सोवियत संघ रूस से क्या लिया गया है, तो मूल कर्तव्य लिया गया है। जो इस मूल कर्तव्य को भाग 4 में 51A के तहत रखा गया है। और जो दोस्तों भाग 4A है, हमने पहले बताया कि जो कैपिटल ए की बात आएगी, कैपिटल ABC कुछ भी आए वो सब संविधान संशोधन के अंतर्गत आए हुए हैं। इसका मतलब 21 संशोधन के अंतर्गत आया हुआ है, तो 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत आया हुआ है 1976 में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जापान से क्या लिया गया दोस्तों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। मतलब दोस्तों विधि निर्माण में सही प्रक्रिया का पालन होना या न होना
इसकी व्याख्या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो साउथ अफ्रीका से ली गई है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अनुसूची। अनुसूची देखने से पहले दोस्तों हम आपको बता दें दोस्तों, इस क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं। दोस्तों ये चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। मतलब भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी दोस्तों, तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की बात की जाए दोस्तों, तो पहले 8 थी, जो भी संशोधन के बाद 12 हो गई हैं। इसको याद करने का तरीका दोस्तों आप याद रखेंगे ट्रिक से। स्पोर्ट्स में पहले एस से क्या मतलब है, स्पोर्ट्स से एस फॉर स्टेट या यूटी, स्टेट यूटी, तो यानी राज्यों का संघ। स्टेट में दोस्तों स्टेट कितने हैं, तो 28 हैं, और यूटी कितनी है, तो 8 हैं। ये नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पी फॉर पेमेंट। पेमेंट मतलब वेतन। वेतन किस अनुसूची में है, 2। ओ फॉर ओथ, अंग्रेजी में शपथ को ओथ कहते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा 3 नंबर। और आर से राज्यसभा में सीटों का आवंटन। टी फॉर ट्राइबल, मतलब ट्राइबल अनुसूचित जनजाति होती है दोस्तों, तो अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन। और एस फॉर स्पेशल स्टेट, मतलब कुछ स्पेशल स्टेट को रखा गया इसमें। दोस्तों एक क्रम से हैं, एस फॉर स्टेट अनुसूची 1, पी फॉर पेमेंट यानी वेतन अनुसूची 2, ओ फॉर ओथ अनुसूची 3 शपथ, और आर फॉर राज्यसभा अनुसूची 4, और टी फॉर ट्राइबल अनुसूची 5, और एस फॉर स्पेशल स्टेट अनुसूची 6। इसमें 4 राज्यों को शामिल किया गया दोस्तों, पहला असम, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा मेघालय, चौथा मिजोरम। इसको याद रखने के लिए दोस्तों आप याद रखिएगा ATM स्क्वायर, ए फॉर असम, टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मेघालय, अगेन एम फॉर मिजोरम। दोस्तों जो ओथ है, ओथ की यदि बात की जाए, शपथ की बात की जाए, तो किन लोगों का यहाँ पर शपथ का प्रावधान नहीं है दोस्तों, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन 3 लोगों के शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है। इन 3 लोगों के शपथ का उल्लेख क्यों नहीं किया गया है दोस्तों, क्योंकि इनके शपथ का उल्लेख ऑलरेडी इनके अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं अनुसूची 7। अनुसूची 7 को कैसे याद रखेंगे दोस्तों, अनुसूची 7 इसको आप शादी से याद कर लीजिएगा दोस्तों, कि दोस्तों यदि आप शादी करेंगे दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, 7 फेरे लेंगे। 7 फेरे ले लेंगे दोस्तों, तो जो आपकी वाइफ आएंगी क्या करेगी, ढंग से तो रहेंगी नहीं, तो आपके क्या करेंगे, 7 फेरे ले लिए तो आपको सुबह शाम लिस्ट देंगी, आलू लाओ, बैगन लाओ, गोभी लाओ, मतलब मार्केट भेजेंगी। लिस्ट से याद रखिएगा सूची, मतलब सूची। तो अनुसूची 7 में क्या आएंगी, तो सूचियाँ आएंगी। इसको कैसे याद रखेंगे, आपने शादी की, 7 फेरे लिए, 7 से अनुसूची 7, और 7 फेरे जब आप ले लिए तो सुबह शाम मार्केट करेंगे। मार्केट करने के लिए आपको एक लिस्ट थमाई जाएगी, जिसमें उस लिस्ट में होगा सब्जियों के प्रकार। तो आप इस लिस्ट से याद रखिएगा सूची, और 7 फेरे से 7, तो अनुसूची 7 में क्या कहा गया है दोस्तों, सूची के बारे में। और ये सूची कौन कौन सी है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। दोस्तों यदि बात की जाए कानून बनाने का अधिकार, तो केंद्र को संघ में है दोस्तों, समवर्ती में राज्य और केंद्र दोनों को है, और राज्य सूची में कानून को कौन बनाएगा दोस्तों, तो राज्य बनाएगा। मूल संविधान में बात किया जाए दोस्तों कि कितने विषय थे संघ के अंतर्गत मूल संविधान में 97 सब्जेक्ट थे, 97। समवर्ती के अंतर्गत 47 विषय थे, और राज्य सूची के अंतर्गत 66 विषय थे। वही दोस्तों वर्तमान में यदि बात किया जाए, वर्तमान संविधान में दोस्तों कितने विषय हैं, तो दोस्तों केंद्र में 100 विषय हैं, और समवर्ती में दोस्तों 52 विषय हैं, और राज्य सूची में 61 विषय हैं।
नोट याद रखिएगा दोस्तों। नोट क्या है कि संघ सूची के अंतर्गत जो 100 विषय हैं उनमें से कुछ विषय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट विषय को हमने दिखाया है। जो संघ सूची में विदेशी मामले, रेलवे, बैंकिंग, रक्षा और जनगणना, इन सब पर नियंत्रण किसका रहेगा दोस्तों? इन सब पर कानून कौन बनाएगा? तो संघ सूची बनाएगी। विदेशी मामले, रेलवे, बैंकिंग, रक्षा और जनगणना। समवर्ती सूची की बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पर दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, राज्य और केंद्र, जिसमें शिक्षा, जनसंख्या, दीवानी एंड फौजदारी, विवाह और तलाक, वन, क्रिमिनल लॉ और जीएसटी। राज्य सूची की बात किया जाए दोस्तों तो राज्य सूची पर कौन कौन कानून बना सकते हैं? पुलिस या जेल, पुलिस आएगी तो जेल भी आएगा, भूमि, स्वास्थ्य, स्वच्छता और कृषि। इन एग्जाम्पलों को याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनसंख्या किस सूची के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, तो हो जाएगा समवर्ती सूची। जनसंख्या समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है दोस्तों, लेकिन जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट नोट याद रखिएगा दोस्तों कि जो शिक्षा, वन, मापतौल, वन्यजीव और एक और दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, ये 5 हैं। शिक्षा, वन, मापतौल, वन्यजीव, जनसंख्या। मूल संविधान में राज्य सूची के विषय थे, मूल संविधान में राज्य सूची के विषय थे 5, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इन्हें समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। ये दिखाते हैं दोस्तों। मूल संविधान में जो 66 सब्जेक्ट थे दोस्तों, यहाँ से 5 निकाल कर इसमें डाल दिए गए हैं, जो हो गए हैं 52, और 5 माइनस होकर यहाँ हो गए हैं 61। इसको ध्यान रखिएगा। कौन कौन से थे दोस्तों? तो शिक्षा, वन, मापतौल, वन्यजीव और पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अनुसूची 8। अनुसूची 8 को आप याद रखिएगा। लैंग्वेज में कितने लेटर हैं दोस्तों? तो लैंग्वेज में देखिएगा 8 लेटर हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। 4 4 8, तो 8 से दोस्तों अनुसूची 8। मूल संविधान में दोस्तों यदि बात की जाए कितनी भाषाएं थीं, तो 14 भाषाएं थीं। जो 14 भाषाएं थीं, लेकिन 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, और वहाँ पर सिंधी 15वीं भाषा जोड़ी गई। यहाँ पर कितनी भाषा जुड़ी दोस्तों 21वें संविधान संशोधन में? तो 1 भाषा जुड़ी। नेक्स्ट दोस्तों 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई। नमक से आप याद रखिएगा, नेपाली, मणिपुरी और कौसे कोंकणी, इसमें 3 भाषा जुड़ी। दोस्तों अभी आपने देखा कि 21वें संविधान संशोधन 1967 से 1 भाषा जुड़ी सिंधी, और 71वें संविधान संशोधन 1992 से 3 भाषा जुड़ी, जो थी नमक से नेपाली, मणिपुर और कोंकणी। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए दोस्तों, तो हो जाएगा 92, और इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए दोस्तों, तो हो जाएगा 4। यानी 92वें संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत 4 भाषाएँ जोड़ी गई, जो थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अब कुल भाषाएं कितनी हैं दोस्तों? तो 22 भाषाएं हैं। दोस्तों ये थी आज की आपकी क्लास। दोस्तों कल हमने दोस्तों भारत का संवैधानिक विकास समाप्त कर लिया था। आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों भारत के संवैधानिक विकास से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं, आप उन क्वेश्चनों के आंसर बताइए। पहला दोस्तों है भारत का संवैधानिक विकास से क्वेश्चन कि किसे महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा? तो था दोस्तों क्रिप्स मिशन को दोस्तों महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो थे पैंथिक लॉरेंस 1946। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो आप याद रखिएगा 16 अगस्त 1946 को। द थ्रेशोल्ड बुक किसने लिखी दोस्तों? तो सरोजिनी नायडू ने लिखी, जो यूपी की फर्स्ट राज्यपाल रह चुकी हैं।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा में एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों यहाँ पर आप मुस्लिम महिला अध्यक्ष की बात हुई है, मुस्लिम, तो थी बेगम एजाज रसूल। आप याद रखिएगा, बेगम एजाज रसूल, मुस्लिम यहाँ लिख लीजिएगा दोस्तों। संविधान सभा के पहले उपसभापति कौन थे दोस्तों? तो वो थे फ्रैंक एंथनी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया दोस्तों? इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपका आंसर देखूंगा दोस्तों। यदि आप बताते हैं तो अगली क्लास में हम आपका नाम जरूर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि प्रारूप समिति में BL मिश्र के स्थान पर कौन शामिल हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों प्रारूप समिति का हम ट्रिक बताए थे दोस्तों कि अंबेडकर आएंगे माधव मिश्र कृष्ण के साथ खेत पर गाय चराने। तो माधव मिश्र के साथ मतलब माधव मित्र के साथ दोस्तों, ये हमने गलत लिखा है दोस्तों, माधव मित्र के साथ। तो माधव से याद रखिएगा N माधव। तो प्रारूप समिति में मित्र के स्थान पर कौन शामिल हुआ दोस्तों? तो N माधव। और 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद लागू हुए दोस्तों? तो थे 16। दोस्तों ये थी आपकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।